सो वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज से हम लोग सीसेट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक दो क्लासेस हो गई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि आपसे फिर से जीरो से बात करते हैं, बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। जो भी नए साथी हैं, जो नए साथी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। पूरी क्लासेस को देखना है। अभी इसका जो टाइम होने वाला है, ये यही टाइम रहेगा सीसेट का। 9 बजे से लगभग 10:30 बजे तक हम लोग इस क्लास को करेंगे। और आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो बिल्कुल आसान तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने, जिन भी छात्रों ने ये बैच अभी तक नहीं परचेज किया है, अभी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है कि सीसेट अकेला आपको बैच परचेज करना है तो केवल 299 रुपए में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। साथ में ही यदि किसी ने अभी तक दिशा बैच को नहीं परचेज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक दिशा बैच को परचेज नहीं किया है, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों के यूपी पीएससी प्रीलिम की, तो वो भी लोग बैच परचेज कर सकते हैं। अभी हम डिस्काउंट प्राइस पे काम कर रहे हैं, तो 999 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा आपको। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसमें आपको सी सेट का कोर्स भी मिलेगा और आपको जीएस का कोर्स भी मिलेगा। तो सब कुछ है 999 में। आप अपने दोस्तों को, यदि आपने परचेज कर लिया है तो आप अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिए। कंप्लीट क्लासेस हैं आपके यहाँ पे। आज से हम लोग सी सेट स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे बहुत आसान भाषा में, क्योंकि के.आर. सुमन सर पढ़ाते हैं आपको आसान भाषा में। ठीक है, चलिए। सो वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है। आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले। आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है बात करने का, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ जो है बातें भी करेंगे। बातें करनी है हमें सी सेट को लेकर के, और सी सेट के वेटेज को लेकर के, सी सेट के महत्व को लेकर के, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, और एक्चुअली है भी आसान। लेकिन विगत वर्षों के अनुभव से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जीएस में एक अच्छा होल्ड है, जीएस में एक अच्छी पकड़ है, लेकिन फिर भी वो सी सेट की वजह से पूरा साल बर्बाद कर दे रहे हैं। लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ईगो है इस बात का, हो सकता है वो इंजीनियरिंग किए हैं, मैथमेटिक्स से बीएससी कर लिया, कुछ ऐसे कर लिया, तो उनके दिमाग में ईगो रहता है कि मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है और आखिर मेरा सी सेट कैसे कमजोर हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात को विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी ईगो में नहीं रहना है। हमें एक बात को ध्यान देना है कि हमें सी सेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि सी सेट क्वालिफाई करेंगे तभी आपके जीएस की ज्ञान की वैल्यू है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। आप पूरा साल बर्बाद कर दोगे और फिर आप बोलोगे कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ छोटी सी गलती, कुछ समय को यदि हमने सी सेट पे दे दिया होता तो हमारा क्वालिफाई हो जाता। सी सेट की कुछ पृष्ठभूमि हम देखते हैं, सी सेट की क्या स्थिति है और कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम यूपीपीएससी के दृष्टिकोण से हम सीसेट की बात करें और फिर यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस, इसके दृष्टिकोण से बात करें तो आखिर किस तरीके से ब्रेकेज है इसका, किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट सीसेट में पूछे जा रहे हैं, यूपी जो है पीसीएस में सीसेट के, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विषय है एक, वो है मैथमेटिक्स, है ना। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स, और बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे कहते हैं ना, उनके हाथ टाइट है, उनको उतनी कमांड नहीं है मैथमेटिक्स से, डर लगता है। तो इस बात को निश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आप यदि पूरी सीसेट की क्लासेस देख लेंगे तो जितना यूपी पीसीएस में मैथमेटिक्स पूछी जानी है, वो मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान सी लगने लगेगी। और मेरा हमेशा से ये विचार रहता है, हमेशा से ये विश्वास रहता है कि आपको सी सेट बस इतनी आनी चाहिए जितनी एक रिक्शा वाले भैया और एक सब्जी वाले भैया को आती है। यदि इतनी मैथमेटिक्स आपको आ जाती है तो ये बात मान लो कि हमारा यूपी पीसीएस का एग्जाम तो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मशक्कत की बात नहीं है। कैसे हम करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है रीजनिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, कम्युनिकेशन भी क्लास करेंगे हम, कम्युनिकेशन की भी क्लासेस होंगी। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और उसके बाद यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पे एक टॉपिक है, या फिर मैं बोलूं एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, यह है कम्युनिकेशन। यहां से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहां पे एक सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी से भी सवाल यहां पे पूछे जा रहे हैं। और एक सब्जेक्ट यहां पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश से भी, यानी अंग्रेजी से भी सवाल यहां पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, हिंदी और इंग्लिश, यहां 5 डोमेन है। यदि वहीं पे हम यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पे आपके जो डोमेन है वो मैथ, रीजनिंग, और वहां पैसेज वाला जो डोमेन है वो है। बस यहां पे और वहां पे कुछ यही अंतर है। अब सुनो,
सुनना, ज्ञान की बात सुनना आप, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में क्या लगभग वेटेज है, आपको पता है कि सीसेट में टोटल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनकी संख्या है 100, यूपीपीसीएस की यदि मैं बात करूं तो। अब इस 100 संख्या में यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो लगभग लगभग मोर और लेस 15 से 20 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ ही रहे हैं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ रहे हैं और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ रहे हैं। उसी के बाद हम बात करें लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ रहे हैं और लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ रहे हैं और 30 से 35 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ रहे हैं। अब हमें करना है क्वालिफाई, हमें इस एग्जाम का ज्ञाता नहीं बनना है, ना तो हमें सीसेट का ज्ञाता बनना है, ना इसमें से मैथ का, ना रीजनिंग का, ना कम्युनिकेशन का, किसी का भी ज्ञाता नहीं बनना है, बस हमें इसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। हमें इसे क्वालिफाई करना है तो ऐसी स्थिति में हमारी कुछ विशेष रणनीति होना चाहिए। हम इनमें से कौन कौन से टॉपिक को यदि कर लें अच्छे से तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ ठीक ठाक है, तो वो मैथ या मैथ में उनको इंटरेस्ट आता है, भले ही उनको मैथ नहीं आती लेकिन इंटरेस्ट आता है। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको यदि अच्छा टीचर नहीं मिला तो आपको मैथ ठीक से नहीं आएगी, सिंपल सी बात, मैक्सिमम लोगों के साथ यही कहानी है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उनको इंटरेस्ट है तो आप मैथ को अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं और जैसे ही आप जब क्लासेस कर लोगे पूरे, तो आपको खुद ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो अब मैथ में हम अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो, एक धर्मेंद्र कुमार सिंह है, वो कह रहे हैं सर मेरा एक साल ही मैथमेटिक्स की वजह से जो सीसेट की वजह से खराब हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ईगो पे लेके बैठे हैं। बिल्कुल नहीं लेना ईगो पे, हमें कर लेना है, बहुत नॉमिनल से प्राइस है, क्लासेस कर लेना है रेगुलरली। आज से जो है क्लासेस प्रॉपर रेगुलरली इसी समय पे चलने वाली हैं आपकी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग सामान्यतः सारे के सारे स्टूडेंट का ठीक ठाक होता है और हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो अब देखो फिर से वही बात, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोग सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं होता है। हमें यहां पे 33 क्वेश्चन करना है सही। 33 प्रश्न यदि आप सही कर लेते हैं, यानी 200 में से 66 मार्क्स यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। बस इतना ही ज्ञान चाहिए। यानी हमें 33 क्वेश्चन करना है और 100 क्वेश्चन हमें दिए हैं, 100 में से 33 हमें करना है। अब देखो कहानी क्या है कि हम सब लोग ना इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन टाइम लिमिट महत्वपूर्ण है। यदि यही पेपर आप घर पे लेके आओगे तो आप आराम से 5 घंटे का समय दिया जाए तो आप पूरे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन वहां पे समय सीमा दी गई है और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो समय सीमा के अंतर्गत हमें प्रश्न करना है, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि 2 घंटे में हम किस तरीके से ये व्यवस्था करें कि हमारे 33 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो 33 क्वेश्चन ठीक होने के लिए हमारे पास कुछ विकल्प हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो रीजनिंग वाला सेगमेंट है जो कि सिंपल होता है, इसमें यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े आसानी से आप 15 क्वेश्चन यहां पे ठीक कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन को यदि हम सिर्फ 4-5 दिन पढ़ लें, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, 4-5 दिन यदि हम पढ़ लें तो यहां से हमारा उद्धार हो जाएगा और लगभग 20 क्वेश्चन हम यहां से कर लेंगे। केवल और केवल हम 4-5 दिन पढ़ लें तो ही, इतने में ही ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी बहुत आसान सी आती है, उसमें पैसेज भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी के कठिन आते हैं तो हम उन प्रश्नों को ध्यान नहीं देंगे हम। लेकिन 15 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो इसमें से हम 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से यहां से भी ठीक कर सकते हैं। हमें वो देखना है जो सटीक तरीके से हमारे ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद बचता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आपसे बहुत सिंपल से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कभी कभी आपसे जो है स्पेलिंग मिस्टेक जैसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी पूछ लिया जाता है। तो यदि आप इस पर थोड़ा सा भी विशेष ध्यान दे देते हैं, सेंटेंस को ढंग से पढ़ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आराम से यहां पे यदि 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन यहां से भी आप आराम से ठीक कर सकते हो। यदि आपका कोर हिंदी मीडियम है तो भी, इंग्लिश मीडियम वाले तो पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले बात बता रहा हूं, यदि वो आराम से ध्यान से ढंग से पढ़ लें तो लगभग 5 क्वेश्चन आराम से यहां से ठीक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश माध्यम वाले तो सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हमारी यहां पे हुई। सो इस तरीके से हमें अब अपना कॉम्बिनेशन बनाना कि आप क्या क्या कर पा रहे। अभी हमने मैथ को पढ़ा भी नहीं फिर भी, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद यहां पे आप लगभग 20 क्वेश्चन इस सेगमेंट से कर सकते हो। 15 और 20 हो गए हमारा 35, और 5 क्वेश्चन लगभग यहां से तो 40, और 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे तो लगभग 48 क्वेश्चन का हिसाब किताब विदाउट मैथमेटिक्स आपके सामने है। विदाउट मैथमेटिक्स, मैथ नहीं भी पढ़ी तो भी यदि आप मैथमेटिक्स के आसान से कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे तो लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से यहां से निकाल लोगे आप। तो इस तरीके से आप लगभग 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो बड़े आसानी से, विदाउट हेडेक।
बस हमें ध्यान ये देना है कि जो वो कठिन सवाल एक आ रहा है ना, वो एक बहुत खतरनाक सा एक सवाल आ जाता है बीच में, उसको छोड़ना आना चाहिए। कब हमें उसके छोड़कर निकलना है, कब उसे हमें स्किप करना है, वो यदि कला आ गई आपके दिमाग में कि बस ये कठिन सवाल है, ये ज्यादा समय ले रहा है हमसे, तो हमें उससे निकलना है। यदि हम उससे निकल गए, यदि उस जो जो डर हमारे दिमाग में है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, आपको ये नहीं सोचना आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से 33 ठीक करना है। यदि आप 60 क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आते हो, 10 से 15 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तब भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यदि 10 क्वेश्चन मान लो 60 क्वेश्चन करके आ गए और 15 क्वेश्चन मान लो गलत भी हो जाते हैं, 15 मान लेते हैं गलत भी हो जाते हैं, तो आपने नेट जो सही किए वो 45 किए और 15 के 5 क्वेश्चन और मान लो, तो आपके 40 क्वेश्चन फिर भी ठीक रह जाएंगे पूरे के पूरे, और आपको चाहिए 33 क्वेश्चन। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है, 60 क्वेश्चन से कम करना ये पाप है। 60 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट नहीं करना है। आप समझो, जितना कम आप 60 से कम करते जाओगे उतने संकट में पड़ते जाओगे। क्योंकि होता है कई बार कि हम लोग बहुत श्योर होते हैं कि बस इसका तो यही होगा, लेकिन आंसर नहीं होता है। कई बार वहां पे हमारे दिमाग कुछ अलग तरीके से चल रहे होते हैं, जीएस का प्रेशर अलग चल रहा होता है, इस तरीके से तो हम वो कुछ और भी लगा आते हैं। यदि आप एक्यूरेट 40-45 क्वेश्चन करके आते हो, तो ऐसी स्थिति में मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो हम इस बात को ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन कोई संख्या जो है लगभग 60 से ऊपर लेके जाएं, 70 करें, 80 करें, इस तरीके से क्वेश्चंस करें। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये बहुत बड़ा राज है सीसेट को क्वालिफाई करने का। और सिंपल सी बात है, आपको जो लग रहा है, आपको मैथमेटिक्स सबसे कठिन लग रही है, आपको मैथमेटिक्स को शुरुआत में छूना ही नहीं है। यदि आपको कठिन लग रही है, बिल्कुल नहीं छूना है। बाकी के हिस्से को सबको कवर कर लेना 1 से सवा घंटे में। हो सकता है सवा घंटे में हो सकता है। कम्युनिकेशन का सीधा पढ़ो, यदि आ रहा होगा तो आ रहा होगा, वरना नहीं आ रहा होगा, है ना। उसी तरीके से हिंदी और अंग्रेजी की बात है, तो ये आराम से ये हिंदी, अंग्रेजी और कम्युनिकेशन ये लगभग पौने घंटे में कर सकते हो। उसके बाद लगभग आधे घंटे में रीजनिंग दे दोगे तो सवा घंटे में आप इतना सीसेट कर सकते हो। उसके बाद जो बचा है आपके पास समय, लगभग 45 मिनट का जो समय बचेगा, 40-45 मिनट का, उसमें मैथ में भी अपना दिमाग लगा सकते हो लास्ट में। लेकिन वो है ना, तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को समझना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन से टॉपिक्स पर है, किस चीज पर है। यदि हमने वो कर लिया तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो। सो ये हमने सीसेट की एक मोटा मोटी बात की कि आखिर किस तरीके से हम रणनीति बनाएंगे, और आपकी सबकी रणनीति अलग होगी। याद रखना, सबकी रणनीति इनमें से अलग अलग होगी। किसी की मैथ अच्छी होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, या किसी की जो है कम्युनिकेशन पे अच्छा पकड़ होगा। तो इसमें आपको अपनी जो है स्थिति देखना है। देखो, हम यहां पे ना आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा तो रही हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि ये परीक्षा हम कितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ा दें, यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए और आप पेपर में ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस आपके अंदर है, हम बात करेंगे बीच बीच में कैसे स्ट्रेस आती है, तो यदि वो स्ट्रेस से आप डील नहीं कर पा रहे तो फिर संकट में आ जाओगे। वो स्ट्रेस नहीं लेना यार, वो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उनको आसान क्वेश्चन के तौर पे देखना है। मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन कंटिन्यू गलत हो रहे हैं हमारे, 5 क्वेश्चन बहुत कठिन है शुरुआत में, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है, अभी भी 95 है तुम्हारे पास, है ना। इस तरीके का नजरिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि वही 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपका जीवन नहीं डिसाइड करने वाले, आने वाले 80 क्वेश्चन भी हैं भी। ठीक है, सो इस बात को हमें अपने आप में भरोसा करना होगा, तब जाकर के हम इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, सो ये तो मोटा मोटी बात हुई हमारी सीसेट को लेकर। अब हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला कि आज बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो जीरो से शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली भिन्न, या जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम समझेंगे, और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परसेंटेज। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परसेंटेज। ठीक है, सो पहले भिन्न के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे परसेंटेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, मिलता जुलता टॉपिक है, एक एक करके हम बात करेंगे, बड़े आसान तरीके से समझ में आएंगी। अब देखो, भिन्न का मतलब क्या है, सुनो, ज्ञान की बात सुनो, अब है ना, ज्ञान की बातें बहुत बताऊंगा मैं बीच बीच में, ज्ञान की बात सुनना है। यदि मैं एक फिलोसफिकल बात करूं कि दुनिया में कोई भी चीज यदि है तो वो एक है, कोई चीज है या फिर नहीं है, ये तो बात समझ रहे हैं, है ना। यदि मैं इस पेन का एग्जाम्पल लूं तो या तो ये पेन है या फिर ये पेन नहीं है, तो या तो ये 0 है या तो नहीं है, यानी या तो नहीं है मतलब 0 है, या फिर 1 है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी संख्या के रूप में है, यानी वो पूरी की पूरी एक संख्या के रूप में एक है, कोई पूर्ण है वो चीज, वो कोई भी चीज है वो पूर्ण है ना। सो कोई भी चीज क्या है, पूर्ण है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है वो पूर्ण है, एक है अपने आप में। अब लेकिन यदि आप उस चीज को बांटोगे तो वो बटेगी, किस तरीके से बटेगी अभी हम देखते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल हमेशा अपनी क्लास में देता हूं, आप सब लोगों को भी क्लास में ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति, आपको लगता है क्या जानवर गणित जानते हैं, है ना? क्या जानवर भी गणित जानते हैं? आपको लग रहा है कि जानवर कैसे मैथमेटिक्स जानते होंगे? लेकिन मैथमेटिक्स इज अ साइंस, ये एक प्रकार का एक साइंस है हमारा। मैथमेटिक्स साइंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, एक किसी जानवर को हम देख लेते हैं जिसके 4-5 बच्चे हैं, है ना? विच को ले लेते हैं, कुतिया जानते हो आप लोग, देखे होंगे, है ना? उसके कितने 5-6 बच्चे होते हैं। अपने सारे बच्चों को दूध पिलाती है, वो सारे बच्चों को दूध पिलाती है। लेकिन ये कोई व्यक्ति बाहर का आ गया, व्यक्ति नहीं मतलब कोई दूसरा बच्चा, कोई पिल्ला दूसरा आ गया, दूसरी मदर का आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो इसको दूध नहीं पिलाएगी। तो आखिर इसको संख्या कैसे याद है? ये कैसे संख्या जान रही कि इतने ही संख्या है, यही हमारे पुत्र हैं, यही हमारे जो है बच्चे हैं, कैसे जान रही है? तो जानवरों को भी साइंस है, और ये साइंस ही एक मैथमेटिक्स है। हम लोग भी साइंस को समझेंगे आसान भाषा में, है ना? हम लोग भी साइंस को समझेंगे आसान भाषा में, ठीक है? धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि सर कम्युनिकेशन स्किल को कैसे करेंगे? ठीक, वो भी मैं बताऊंगा आपको, कम्युनिकेशन को कैसे करना है, एक एक करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है? सो अब सुनो, जैसे हमने बात की अभी भिन्न की, तो भिन्न क्या है? हमने बोला भिन्न का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये लिख दिया मैंने, यदि मैं 3/7 लिखता हूं, यदि मैंने लिख दिया 3/7, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सेंस क्या है? यदि मैं बोलता हूं कि मैंने लिख दिया 3/7, इसका मतलब क्या है? इसका आशय क्या है? तो इसका आशय जब आप समझोगे बड़े आसान तरीके से, तो यह समझ में आएगा आपको कि गुरुजी इसमें कुछ बात यह समझ में आ रही है कि कोई चीज टोटल 7 हिस्सों में बटी हुई है, कोई चीज टोटल 7 हिस्सों में बटी हुई है, उसमें से हमें 3 हिस्से दिए हुए हैं, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? 3/7, यानी 7 हिस्सों में से 3 हिस्सों की बात की जा रही है यहां पे। लेकिन ये संख्या जो बनी है कुल जो है वो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है। क्योंकि आप एक बात जान रहे हो कि यदि मैं इसको 3/7 लिखता हूं और वहीं पे मैं इसको लिख दूं 7/7, तो ये क्या आ जाएगा? 7/7 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब 7 में से 7 हिस्सों की बात की जा रही है, इसका मतलब हम सारे के सारे हिस्सों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सारे के सारे हिस्सों की बात कर रहे हैं, यानी हम पूरी संख्या की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम यही बात करते हैं 3/7 में, तो हमें यह पता चलता है कि यह संख्या कुल 7 भागों से मिलकर बनी है, 7 पार्ट से मिलकर बनी है, और जिसमें हम लोग 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं, ठीक है? 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से बता दो, समझ में आ गया? बहुत आसान सी बात है। तो 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कुल संख्या जो है वो 7 भागों से मिलकर बनी है। एग्जाम्पल बिल्कुल आसान भाषा में, यदि मैं एग्जाम्पल ले लूं किसी एक चपाती का, है ना? आप हिसाब ले लो या एग्जाम्पल ले लो पिज्जा का, है ना? पिज्जा पार्टी खूब करते हैं, तो पिज्जा पार्टी का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखें यदि कि कुछ पिज्जा की जब हम, यदि आप सब लोग ज्यादातर लोग गए ही होंगे, है ना, पिज्जा मॉल में पिज्जा पार्टी करने, पिज्जा हट या डोमिनोज या कहीं पे भी, तो यहां पे आप देख रहे होगे, यदि मैं बोलूं कि ये पिज्जा कितने हिस्सों में बटा है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये जो है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 हिस्सों में बटा है। इस बात में हमें कोई संदेह नहीं है। अब यदि मैं इससे बोलूं, है ना, यदि मैं इस व्यक्ति से बोलूं कि मुझे ना 2 हिस्से इसका दे दो, है ना, इस पिज्जा के 2 हिस्से दे दो, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि गुरुजी 6 हिस्सों में से 2 हिस्से मुझे दे दो। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? कि 6 हिस्सों में से 2 हिस्से मुझे दे दो, यानी 2/3 पार्ट मुझे दे दो, सॉरी 2/6 पार्ट मुझे दे दो, यानी नेट कितना निकलेगा? 1/3 पार्ट मुझे दे दो। यदि मैं बोलता हूं इसमें से कि मुझे एक हिस्सा दे दो, यदि मैं बोलूं इससे एक हिस्सा दे दो, इसका मतलब है कि 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मुझे दे दो, यानी 1/6 भाग आपके पास आ जाएगा, 6 में से एक हिस्सा जा जाएगा, 6 में से एक हिस्सा आ जाएगा। आसान लग रहा है? अभी तक कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, होगी भी नहीं, ठीक है?
आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्नों के एग्जाम्पल लेते हैं और उससे पहले हम एक नोट लिखते हैं, ठीक है। एक नोट लिखेंगे, नोट लिखना बहुत जरूरी है, कुछ नोट्स लिखवाऊंगा आपको बीच बीच में, वो लिखते चलना है। तो नोट नंबर 1 लिखो पहले। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे हम। नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे एक संख्या 3/7, इस संख्या को लिखेंगे और इसमें लिखो ये, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश, है ना। इसे हिंदी में हम बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और इसको हम बोलते हैं हर, और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। बेसिक बात है, आसान भाषा में मैंने बोला है, बिल्कुल तुम्हें ये लगेगा ही नहीं पूरी मैथमेटिक्स पढ़ते समय कि मैंने कोई किसी फॉर्मूले का यूज किया, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूले की। तो जो फॉर्मूले को लेकर डर है आपको कि नहीं सर मुझे फॉर्मूला आना ही चाहिए, तो ये सब आपका भ्रम है, इसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखो इसको, ये लिखा हमने कि नोट 1 लिखा हमने 3/7 में, और हमने अंश और हर लिख लिया। अब लिखेंगे लिखो इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि, इसका तात्पर्य यह है कि किसी संख्या या वस्तु को कुल 7 हिस्सों में बांटा गया है, कुल 7 हिस्सों में बांटा गया है, 7 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 3 हिस्सों का मान दिया है ना। 3 हिस्सों की बात की जा रही, 3 हिस्सों का मान दिया है, ठीक है, 3 हिस्सों का मान दिया है, यानी कि शेष यानी बचा हुआ शेष हिस्सा कितना होगा। आप बोलोगे सर 3 हिस्सों की बात हो गई, टोटल हिस्से 7 हैं, इसका मतलब अभी जो बची हुई संख्या है वो 4/7 होगी। यदि मैं बोलूं कि बची हुई संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 4/7। यदि मैं 3/7 और 4/7 को जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यदि मैं 3/7 और 4/7 को जोड़ देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, किसी संख्या का 3/4 हिस्सा दिया है, 4/7 हिस्सा दिया है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। वो संख्या कैसी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या पूरी हो जाएगी। ग्रेट, इतनी बात हमारी अभी तक क्लियर हो गई। अब हम कुछ प्रश्नों पे चलेंगे और प्रश्न आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आएंगे। एक एक चीजों को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। इस प्रश्न को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न में आखिर क्या बात की गई है। इस प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं, सुनना अच्छे से। प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 3/4 भाग का मान 240 है ना। कितना है, 240 है। कोई संख्या है जिसके 3/4 भाग का मान कितना है, 240 है। तो फाइंड द होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर ये संख्या है कितनी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं क्या है। आप बोलोगे सर बड़ा आसान है। यदि मैं बोल रहा हूं कि सर इसमें 3/4 भाग का मान दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो पूरी संख्या है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसका मतलब यह है कि जो पूरी संख्या है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, उसमें से हमें 3 हिस्सों का मान दिया हुआ है। इसका मतलब 3 पार्ट्स का मान दिया है, 3 हिस्सों का मान दिया है। द पार्ट ऑफ 3 वैल्यू इज गिवन एज 240,
यानी 240 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। ठीक है, सो ये बात हम देखेंगे। ग्रेट, अब समझो, अब समझो, ठीक है, अब समझो आगे। एक सेकंड बस, चलो, इतना बढ़िया नेट चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग पता नहीं क्यों परेशान है। ठीक है, सो अब ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सर ये 240 किसका बात है, ये 3 हिस्सों की बात हो रही है। तो यानी मैं आसान भाषा में क्या लिख सकता हूं कि 3 पार्ट्स इज इक्वल टू, यानी 3 भाग बराबर 240 है गुरुजी। 240 है 3 भाग का मान, यानी 1 भाग का मान कितना होगा, 1 पार्ट का मान कितना होगा। आप बोलोगे सर 240 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 80, ये हो जाएगा टोटल 80। इसका मतलब 1 भाग का मान 80 है, और हमें यह बात पता है ये संख्या 4 हिस्सों से मिलकर बनी है, 4 भागों से मिलकर बनी है। यानी मुझे पूर्ण संख्या यदि निकालनी होगी, पूर्ण संख्या निकालनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या का मतलब यह हो जाएगा कि 4 इंटू 80 बराबर हो जाएगा, है ना, यह हो जाएगा 320, यह हो जाएगा 320। यस या नो? बहुत बढ़िया, शानदार, आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया। तो ये पूर्ण संख्या, क्योंकि 4 भागों के मान के बराबर पूरी संख्या कितनी होगी, 4 हिस्सों के बराबर होगी, और हमने 4 हिस्सों की बात कर ली। यानी हमने पहले तो 1 भाग का मान निकाल लिया, पहले तो हमने 1 भाग का मान निकाल लिया, और इस तरीके से हमने 4 भागों के मान को बता दिया कि ये हमारी संख्या है। तो 320 क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। बोलो सही है? समझ में आ गया आसान तरीके से? किसी को दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से इस प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। एक तरफ से प्रश्न कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 5/9 भाग, एक व्यक्ति अपनी वेतन का 5/9 भाग खर्च कर देता है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इतना तो खर्चा कर रहे हैं, जितना इनकी वेतन है उनका 5/9 भाग तो ये खर्च कर दे रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसकी जो सैलरी है वो कुल 9 भाग के बराबर है, इसकी जो वेतन है वो कुल 9 भाग के बराबर है, और जो कि 5 भाग तो वो खर्च कर दे रहा है, 5 भाग तो वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है ना, 5 भाग तो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि इंप्लाइड मीनिंग समझे तो इसका मतलब 4 भाग बचा भी तो रहा है, यानी 5 भाग खर्च कर दे रहा है, टोटल भाग उसके पास 9 है, तो 4 भाग वो बचा भी तो रहा है। ये बात तो भी सही है। अब हम आगे को प्रश्न देखेंगे तो काम बन जाएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 5/9 भाग खर्च कर देता है तथा 16,000 रुपए की बचत करता है, तो व्यक्ति की वेतन बताएं। बहुत शानदार, बता दो वेतन जल्दी से। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आसान है, आपने सब कुछ तो बता दिया। आपने बता दिया कि सर ये 5 हिस्से तो खर्च कर रहा है, और टोटल इसकी वेतन जो है वो 9 हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ये 4 भाग बचा रहा है, 4 पार्ट्स क्या कर रहा है, ये बचा रहा है। और बचत हमें प्रश्न में दी गई है कि 16,000 रुपए की, 16,000 रुपए की ये बचत कर रहा है। बहुत शानदार है ना, आसान लग रहा है, अभी तक तो आसान लग रहा है। ठीक है, तो ये 4 भाग बराबर 16,000, तो 1 भाग बराबर, आप बोलोगे गुरुजी बहुत आसान हो गया हमें, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, है ना। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 4,000, 4,000 1 भाग के बराबर। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है कि देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति की वेतन आखिर कितनी है ये बता दो। आप आखिर उस व्यक्ति की वेतन कितनी है ये बता दो। तो आपने तुरंत बता दिया कि गुरुजी टोटल 9 भाग उसकी वेतन है, टोटल 9 भाग उसकी वेतन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 भाग उसकी वेतन है, टोटल आपने बता दिया कि सर उसकी वेतन थी 9 भाग के बराबर, 9 भाग के बराबर।
और एक भाग का मतलब हमें पता चल गया 9 भाग बराबर इसकी वेतन है, और एक भाग का मतलब हमें 4000 पता चल गया। तो इस तरीके से मैं बोलूं कि 9 भाग बराबर क्या होगा, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 9 का गुणा कर दो 4000 में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36,000, है ना, ये क्या हो जाएगा 36,000। ये हो गई इस व्यक्ति की वेतन, ये हो गई इस व्यक्ति की वेतन, ये हो गई इस व्यक्ति की वेतन। कितना आसान है, कितना आसान है। मैं आप लोगों के लिए निश्चिंत रहिए, जो यूपीपीसीएस में विगत वर्षों में जो पूछे गए सवाल हैं टॉपिक से संबंधित, ये भी कराएंगे, एक एक करके सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। और इवन यूपीएससी के भी जो आप कठिन से कठिन सवाल आपको लगता है वो सब भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल भी आपके साथ सॉल्व करें। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे शुरुआत में थोड़ा सा, तो आपको बिल्कुल जो है सुनते रहना, समझते रहना है एक एक चीज को। सो इतनी बात क्लियर है, यस या नो जल्दी से कमेंट कर दो। अब चलो आगे, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस प्रश्न को भी हम थोड़ा सा प्यार से देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं बहुत अच्छे से, एक एक करके। सवाल कह रहा है एक मिश्र धातु के बारे में, यानी एलॉय के बारे में सवाल है ना। एक मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी धातु जो कई सारी धातुओं से मिलकर बनी हो, ऐसी धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, या इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज नोन एज अलॉय। ये हम अलॉय की डेफिनेशन समझते हैं। अब यहां पे अलॉय से संबंधित आपके लिए सवाल इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है देखने की कोशिश करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक मिश्र धातु में सोना है, चांदी है और कॉपर है। 3 धातु हैं एक मिश्र धातु में, है ना, या फिर मैं बोलूं 3 धातुओं को मिला करके एक मिश्र धातु बनी हुई है, ठीक है। 3 धातु को बना करके, कौन कौन सी, सोना चांदी मिश्र धातु। और इसका जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी भी दी है कि एक मिश्र धातु है तो उसमें जो सोना है वो 9 बटे 9 भाग है, चांदी है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं। देखो जितना आप क्लियरली चीजों को लिखोगे उतना आपके लिए आसान होगा कि आप आंसर निकाल पाए। अदरवाइज ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने कौन सा कैलकुलेशन कहां पे किया है। कैलकुलेशन आपका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। आप लोग खुद जानते हैं कि जब आप सीसेट के प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ आधी चीज यहां लिख दी, आधी चीज वहां लिख दी, और बाद में ढूंढते हैं आखिर आंसर कहां गया। तो ऐसा करोगे तो यही होगा। सीसेट के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी साफ सुथरे तरीके से आप पूरे डाटा को लिखें और क्रम से लिखें, जिससे कि आप अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आंसर में पहुंचने में बहुत देरी हो सकती है, और ऐसा ही होता आ रहा है अभी तक हमारे जीवन में, है ना। तो ये नहीं करना है। तो गोल्ड कितना है, हमने बोला सर गोल्ड है, चूंकि क्रमशः लिखा हुआ है यानी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे सर गोल्ड है 2/9 भाग। उसके बाद बात बोली जा रही है सिल्वर की, यानी चांदी की। तो चांदी की हम बात करेंगे तो चांदी दी गई है 4/9 भाग, 4/9 भाग दी गई है। और उसके बाद आपके लिए दिया गया 3 भाग दिया है कॉपर, है ना। तो कॉपर भी दिया है, तो ये कह रहा है 3/9 भाग कॉपर है। अच्छी बात। अब देखो सवाल में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सवाल में बोला गया है कि इसमें सोने की मात्रा दी गई है, यानी गोल्ड जो है इसकी मात्रा दी गई है कि ये 12 किलो के बराबर है। कह रहा है सवाल, आगे पढ़ेंगे। एक मिश्र धातु में सोना, चांदी तथा कॉपर मिश्र धातु का क्रमशः 2/9 भाग, 4/9 भाग और 3/9 भाग है। यदि मिश्र धातु में सोने की मात्रा 12 किलो है तो मिश्र धातु में प्रत्येक धातु की मात्रा ज्ञात करो। अलग अलग धातु कितनी कितनी है और पूरी मिश्र धातु की भी ज्ञात कर दो, है ना। तो आप कर दोगे सर, बहुत आसान है। अब देखो इसमें हमें यह दिया हुआ है, गोल्ड की बात हमें दी हुई है ना। हमने क्या बात बोली अभी, गोल्ड, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा आपको जहां से आपको इस पूरे प्रकरण के बारे में पता चल जाएगा। तो हमने बोला कि सर सोने की मात्रा दी है हमें, और सोने की मात्रा कितनी है, 12 किलो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2/9 भाग बराबर 2/9 भाग, 2/9 भाग बराबर 12 kg, 12 किलो। ठीक। अब एक बात यहां पे क्लियर है कि टोटल जो ये धातु है, मिश्र धातु है, जो ये 9 हिस्सों से मिलके बनी है।
9 हिस्सों से मिलकर बनी है ना। तो उसमें 2 गोल्ड के हैं, 4 सिल्वर के हैं और 3 कॉपर के हैं। हमें यह पता चल रहा है कि 2 भाग का मान जो है वो 12 किलो है। तो 1 भाग का मान हम बता सकते हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 1 भाग का मान कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2 भाग का मान जो है 12 केजी है, तो 1 भाग का मान हो जाएगा 6 केजी, 6 केजी। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। आप बोलोगे सर सिल्वर कितना है? आप बोलोगे 4 हिस्सा है, तो इस तरीके से आप लोग दो 6 चौको 24 केजी, 24 केजी ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 हिस्सा है, तो आप बोलोगे 6 × 3 यानी 18 केजी, 18 केजी कॉपर हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे टोटल कितना है? तो आप बोलोगे 9 है ना। तो 9 टोटल आपको कहीं लिखना है तो कहीं पे लिख दो, है ना, कि टोटल कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे टोटल हो जाएगा गुरुजी 9 पार्ट है, तो 9 × 6 और 9 छक 54। सो ये हो जाएगा 54 केजी कुल, यदि कुल बताना है। सबका क्लियर हो गया? सोना हमें प्रश्न में ऑलरेडी दिया था, चांदी भी निकाल लिया, कॉपर भी निकाल लिया और कुल भी निकाल लिया। आखिर हमने सब कुछ इसमें निकाल लिया। ठीक है, सब कुछ हमने यहां से ही ज्ञात कर लिया, सब कुछ हमने यहां से ही ज्ञात कर लिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो सभी लोगों ने ज्ञात कर लिया होगा। जब हमें पता चल गया कि 2 भाग का मान 12 केजी है ना, तो बल्कि इसको स्पष्ट इसी तरीके से लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2/9 नहीं भी लिखोगे तो सीधा लिख लो 2 भाग बराबर 12 केजी, 2 भाग बराबर 12 केजी, 1 भाग बराबर 6 केजी। तो इस तरीके से हमें चीजें क्लियर हो गई। आगे चला जाए। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा बड़ा है जरूर, लेकिन प्रश्न की थीम देखते हैं, पहले समझते हैं, सुनना अच्छे से। प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सर एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांटना चाहता है। ठीक है, एक व्यक्ति, बहुत सिंपल है, जितना बड़ा प्रश्न उतने ज्यादा डाटा। सिंपल सी मैथमेटिक्स का एक नियम है, जितना बड़ा प्रश्न उतने ज्यादा डाटा, उतनी ज्यादा बातें, उतना ज्यादा सरल प्रश्न, है ना। जितना छोटा प्रश्न उतना कठिन प्रश्न, है ना। तो जितना ज्यादा छोटा प्रश्न उतना कठिन। तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को संपत्ति का 4/13 हिस्सा मिलता है। बहुत बढ़िया, अभी हम बनाएंगे टेबल। पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को, तीसरे पुत्र को। पहले पुत्र को 4/13 हिस्सा मिलता है, दूसरे पुत्र को 6/13 हिस्सा मिलता है। यानी 4 हिस्सा इसको मिल गए, 6 हिस्सा इसको मिल गए, टोटल तो 13 हिस्से ही दिख रहे हैं हमें। तो ऐसी स्थिति में 6 और 4 10, यानी 3 हिस्से किसको मिलेंगे? तीसरे वाले को। तो ये कह रहा तथा तीसरे पुत्र को शेष संपत्ति मिलती है, यानी 3/13 हिस्सा किसको मिलेगा? तीसरे पुत्र को। तीसरे पुत्र को कितना मिलेगा? 3/13। बहुत बढ़िया, आंसर भी दे दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। तो 3/13। यदि तीसरे पुत्र को प्राप्त संपत्ति पहले पुत्र से 4,000 रुपए कम है ना, यहां पे कम लिख लो। यदि 4,000 रुपए कम है, क्या कह रहा है? यदि तीसरे पुत्र को प्राप्त संपत्ति पहले पुत्र से 4,000 कम है तो काम हो जाएगा। बोल रहा है तो आप बताओ कि प्रत्येक पुत्र को कितनी संपत्ति मिली, उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी। प्रश्न को आसान भाषा में समझते हैं, प्रश्न को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है ऑलरेडी। देखो वो कह रहा है कि यदि मैं बोलूं इसको कि पुत्र नंबर 1, ये पुत्र नंबर 1 है, ये पुत्र नंबर 2 है, ठीक है, और ये पुत्र नंबर 3 है। अब देख लो किसको किस हिसाब से मिल रहा है। हमने बोला कि सर इसे 4/13 हिस्सा मिल रहा है, इसको दूसरे को 6/13 हिस्सा मिल रहा है, और तीसरे को बोल रहा है कि बाकी का मिल रहा है। तो 4 और 6 10, और 13 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 3 हिस्सा ही इसको मिल पा रहा है। टोटल तो संपत्ति 13 ही हिस्सा है, 13 हिस्सा है। तो इस तरीके से हमें एक बात समझ में आ गई। अब प्रश्न की आगे की कहानी सुनो। प्रश्न में आगे वो सोचता है कि आप थोड़े से फंस जाओ, इसलिए वो बोलता है कि जो तीसरे पुत्र को संपत्ति मिल रही है वो पहले पुत्र से, है ना, इसको पुत्र नंबर 3 कर देंगे। तो कह रहा है कि जो तीसरे नंबर को संपत्ति मिल रही है वो पहले पुत्र से 4,000 रुपए कम है। बहुत बढ़िया, यहां पे खेला हो गया, है ना। खेला क्या हुआ? खेला यह हुआ कि पुत्र को 4 हिस्से मिल रहे हैं, पुत्र नंबर 1 को, और पुत्र नंबर 3 को 3 हिस्से मिल रहे हैं। यानी इसको एक ही हिस्सा तो कम मिल रहा है,
पुत्र नंबर 3 को, इसको 3 मिल रहे हैं, इसको 4 मिल रहे हैं। इसको जब 3 मिल रहे हैं, इसको मतलब पहले वाले पुत्र से एक हिस्सा कम मिल रहा है और एक हिस्सा का मान दिया है ना। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे लिए प्रश्न में कि इसका मतलब गुरुजी 1 पार्ट इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा 1 पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4000 रुपए। बहुत बढ़िया। अब जब 1 पार्ट की वैल्यू निकल ही गई तो अब तो हम सबकी निकाल देंगे। तो हम बोलेंगे पुत्र नंबर 1 को कितना मिल रहा है, आप बोलोगे सर 4 इंटू 4000, यानी इसको 16000 मिल रहा है ना, 16000। दूसरे को आप बोलोगे सर 6 इंटू 4000 है ना, तो 1 पार्ट की वैल्यू पता चल गई, यानी इसको 24K मिल रहा है, 6 चौको 24। और इसका मतलब तीसरे वाले पुत्र को टोटल कितना मिल रहा है, आप बोलोगे इसको मिल रहा है, इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दो 4000 का, यानी इसको टोटल 12000 मिल रहा है। ठीक है, 12000 मिल रहा है। ठीक है, या 12K लिख सकते हैं। अब मैं बोलूं कि टोटल कितना मिला, आप बोलोगे गुरुजी अब क्या बचा, अब तो सब कुछ हो गया। आपने बोला कि टोटल संपत्ति है 13 हिस्से, है ना। टोटल जो प्रॉपर्टी है, टोटल संपत्ति है वो कितना है, वो 13 पार्ट के बराबर है, 13 पार्ट्स के बराबर है। तो हमें ये पता चल गया कि 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना है, तो हम 13 पार्ट भी निकाल देंगे। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू है हमारा 4000। तो यहां पे हम लिख देंगे 13 पार्ट्स इज इक्वल टू 4000 इंटू 13, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,000। बात क्लियर है, 52,000 पूरा लिखना है, 54 नहीं लिख, 52,000। 54 कहां से आ गया किसी का, है ना। तो क्या होगा, अच्छा पिछले वाले सवाल का दे रहे थे आप लोग, ठीक है। तो 52,000, तो कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर कुल संपत्ति जो है वो हो जाएगी, टोटल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो 13 पार्ट के बराबर होगा, यानी 52,000 के बराबर होगा। ग्रेट, सभी को आ गया। कितना आसान था, है ना, कितना आसान था, आसान था ना। चल, सो ये हमारी बात हुई इसकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब नेक्स्ट प्रश्न को आप सभी लोगों को आंसर देना है ना। उम्मीद है, कितना बड़ा लग रहा था देखने में, सब कुछ आसान सा हो गया, सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो आप करोगे तो आसान हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं इसको, ये है क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन अब देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है, बस इत्मीनान से देखना है, मोहब्बत से देखना है। प्रश्न आसान है, हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या के 4/7 भाग में, मान लो कोई एक संख्या है, बिल्कुल एक्स नहीं मानना है, एक्स से अपन को नफरत है, एक्स का कोई जिक्र नहीं होगा, है ना, एक्स का कोई जिक्र नहीं होगा, एक्स से अपन को नफरत है, एक्स की बात ही नहीं होनी है, एक्स पूरी मैथमेटिक्स में यूज ही नहीं करना है अपन को। ठीक है, एक्स से बात ही नहीं करना है अपन को। तो अब समझो, ये कह रहा है किसी संख्या के 4/7 भाग में 480 को जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया, यानी कोई संख्या है जिसका 4/7 भाग हमें पता है, और यदि हम उसमें, है ना, अब सुनना अच्छे से, यहां पे हमने क्या बोला, किसी संख्या का 4/7 भाग में हमने यदि जोड़ा कोई संख्या 480 को जोड़ते हैं, तो वो संख्या जो है वो पूर्ण संख्या आ जाती है ना, वो पूरी संख्या पता चल जाती है कि आखिर वो संख्या क्या है। तो ऐसी स्थिति में हमें बताना है कि आखिर वो संख्या है क्या। आप बोलोगे सर ये तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, कैसे। हमने आपसे बात बोली, इस जब मैंने लिखा 4/7 भाग, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इस संख्या जो है वो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है। ये संख्या जो है वो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है, और इसमें 4 हिस्सों की बात यहां पे की जा रही है। अब आपको एक बात बहुत क्लियर पता है, बहुत अच्छे से पता है कि यदि कोई संख्या है और उसके हमें 4 भाग पता है, लेकिन वो संख्या 7 भागों से मिलकर बनी है और 4 भागों का मान पता है, यदि हम उसमें 3 भाग और जोड़ दें तो वो संख्या पूरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि 4 भागों की तो बात हमें पता है, उसमें 3 भाग और जोड़ देंगे तो वो पूरी संख्या बन जाएगी। इसका मतलब बात तो बिल्कुल आसान हो गई, है ना, कि इसका मतलब गुरुजी 4 हिस्सों में ये 3 हिस्से और जोड़े जा रहे हैं, यानी जो 448 है वो बेसिकली 3 पार्ट के बराबर है, यानी
480 है वो 3 पार्ट के बराबर है, 3 हिस्सों के बराबर है। इसका मतलब क्या है? 3 हिस्सों की। तो 3 हिस्सा प्लस 4 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? पूरी संख्या। पूरी संख्या 3 हिस्सा बराबर 3 हिस्सा प्लस 4 हिस्सा बराबर 7 हिस्सा, और 7 हिस्से से ही ये संख्या बनी है। इसका मतलब इसमें 3 हिस्से ही जोड़े जा रहे हैं, और 3 हिस्से का मान 480 दिया है। 3 हिस्से का मान कितना दिया है? 480 दिया है। आप बोलोगे गुरुजी बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, है ना? अब कुछ बचा ही नहीं। हमने बोला कि 4/7 और प्लस हमने बोला कि 480, है ना? और हमने यहां पे बात कर दी कि ये किसके बराबर हो गया? आपने बोल दिया सर ये 3 पार्ट के बराबर हो गया। तो 3 पार्ट इज इक्वल टू हम लिख देंगे, है ना, 480 के बराबर। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू हम लिख देंगे, है ना, 1 पार्ट इज इक्वल टू लिख देंगे कि 480 और डिवाइडेड बाय 3, और ये होता है 16 यानी 160। 160 1 पार्ट की वैल्यू 160 आ गई। और ये संख्या, चूंकि हमें ये बात पता है कि कितने के बराबर है, संख्या निकालनी है, प्रश्न में दिया वो नंबर बताओ क्या होगा। तो संख्या तो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है। संख्या तो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है गुरुजी, संख्या तो 7 हिस्सों से मिलकर बनी है। तो आप बोलोगे 7 गुणे 1 भाग का मान पता है 160। तो अब आप निकाल दो जल्दी से इसका आंसर फटाफट, है ना? तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। जल्दी से बता दो आंसर, आप लोगों पे छोड़ दिया। अब देखो कैलकुलेशन करना है ना? तो आप क्या करोगे, है ना, क्या है 160 इंटू 7 करना है। 16 का पहाड़ा आना चाहिए, 16 का नहीं आता तो 7 का भी आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है? मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो बताओ जल्दी से कितना आंसर हो जाएगा फटाफट, है ना? जल्दी से बता दो कि आंसर कितना हो जाएगा। अभी आंसर आप लोगों के आए नहीं है, ठीक है, आंसर अभी आप लोगों के आए नहीं है। ये आखिर ये पूरी संख्या कितने के बराबर होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 1120 आंसर आ रहा है, और किसी का कोई अलग आ रहा है तो बता दो, है ना? तो आप कर दोगे, है ना, क्या करोगे? 7 छंग 42 यानी 2, है ना, और 7 एकम 7 और 4 11, है ना, 7 एकम 7 और 4 11, तो 11 और ये 20, है ना, 0। तो 1120 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आसान था, बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप बस करते चलो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात हमने करी, बात फ्रैक्शंस को लेकर। फ्रैक्शन को लेकर के आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से लगभग चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कुछ बातें लिखेंगे हम, और कुछ बातें हमें लिखनी है जिनको आपको आज याद करना है, और कल इनको प्रैक्टिकल वे में हम इनका यूज करेंगे। कुछ बातें लिख लो और एक हेडिंग लिख लो, है ना, एक हेडिंग लिख लो। शुरुआत हो रही है अब हमारे नए चैप्टर की, यहां पे परसेंटेज की, नए चैप्टर की यहां से शुरुआत होगी, जिसका नाम है परसेंटेज, जिसका नाम होगा परसेंटेज। जिसका नाम होगा परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में देखें तो प्रतिशत, और शत का मतलब होता है 100, यानी 100, यानी पर 100। ठीक है, पर 100। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हुई पर 100। अब इसको लेकर के हमें कुछ बातें करनी है आपसे, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। पर 100, है ना, 100 का मतलब, प्रति का मतलब होता है पर। जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि गुरुजी, सुनना अच्छे से, दिमाग में सुनना अच्छे से, मैं बात करूं कि सोच के देखना, अच्छे से दिमाग लगा के देखना, ठीक है, आप एक दिमाग लगा के एक बात सोचना अच्छे से, ठीक है, दिमाग लगा के बात सोचना। मैं आपसे बोलता हूं कि एक कोई परीक्षा है 200 नंबर की, 200 नंबर की सी सेट की परीक्षा है, ठीक है,
एक परीक्षा है जो कि सीसेट की है, 200 नंबर की है, और इसमें आपको 33% अंक लाने हैं। 33% अंक लाने हैं, यही तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। सुनना अच्छे से, मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, परसेंट का मतलब आराम से समझ जाओगे यहीं पे, है ना, कि मैं बोल रहा हूं कि सर 200 नंबर की, 200 मार्क्स की एक परीक्षा है, और 200 मार्क्स में से आपको 33% अंक लाने हैं। 33% अंक लाने हैं, इसका मतलब क्या है गुरुजी? 33% अंक लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं चूंकि ये, तो इसीलिए आपको ये लाने हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? जब मैंने बोला 33%, इसका मतलब यह है गुरुजी कि पर 100 में से, 100 में से हमें 33 नंबर तो लाना ही लाना है, लेकिन यहां 200 की बात की गई है। तो आप बोलोगे सर 100, यदि बिल्कुल आसान भाषा में, ठेठ भाषा में समझें तो 100 और प्लस 100 ये हो जाएंगे टोटल 200। 100 और प्लस 100 हो जाएंगे टोटल 200। अब आपने बोला है गुरुजी, आपने बोला है कि आपको लाना है 33% अंक, इसका मतलब कि इसमें से 33 लाने पड़ेंगे आपको, और इसमें से भी 33 लाने पड़ेंगे, इसमें से भी 33 लाने पड़ेंगे, क्योंकि पर 100 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 33 इसमें से लाने पड़ेंगे और 33 इसमें से लाने पड़ेंगे, यानी टोटल 200 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे 66 लाने पड़ेंगे, 66 लाने पड़ेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? 33% के बराबर होगा। किसका 33%? क्योंकि अब दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो यानी 200 का 33% कितना होगा? 66। 66, ठीक है। तो पर 100 का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा कि पर 100 का तात्पर्य आखिर है क्या? पर 100 का आखिर तात्पर्य है क्या? ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। बहुत क्लियर हो रहा है? अभी तक कोई परसेंटेज में कोई दिक्कत आ रही नहीं? आ रही, ठीक है। सो ये हमारी बात हुई परसेंटेज को लेके। परसेंट का मतलब क्या हुआ? अब कुछ हमें फैक्ट लिखने हैं, कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जो कि हमें याद करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लिखते चलो। अब यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 5% का मतलब क्या है, यदि मैं आपसे बोलता हूं, सुनना अच्छे से, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 5% का मतलब क्या है, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि 100 में से 5 की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि 100 में से 5 की बात की जा रही है। इसका मतलब 100 में से 5 की बात की जा रही है, या फिर मैं बोलूं कि 1/20 की बात की जा रही है। यह भी तो बात ठीक है ना? या फिर मैं इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 0.05 की बात की जा रही है। तो सारी चीजें एक ही हैं, सारी चीजें एक ही हैं। यानी 5% की जगह हम 5/100 भी लिख सकते हैं, 5% की जगह 1/20 भी लिख सकते हैं, और 5% की जगह 0.05 भी लिख सकते हैं। या फिर मैं 0.05 की जगह 1/20 लिख सकता हूं, 120 की जगह 5/100 लिख सकता हूं, और 5/100 की जगह 5% भी लिख सकता हूं। यानी वाइसा वर्सा भी करेक्ट है, उल्टा भी करेक्ट है। अच्छी बात है, बात क्लियर है। अब यहां पे मैं बोलता हूं कि 15% बराबर क्या होगा? तो 15% का मतलब आप बोलोगे कि सर 15/100 की बात कर रहे हो, यानी 100 में से, प्रति 100 में से 15 की बात कर रहे हो। यानी यहां पे आप इसको क्या करोगे? यदि आप इसको सॉल्व करके लिख दोगे तो आप लिख दोगे 3/20 हो जाएगा, है ना। और यदि आपको इसको पॉइंट में लिखना होगा तो आप लिखोगे 0.15, ठीक है। आराम से इत्मीनान से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। यदि मैं लिखता हूं कि 20%, इसका तात्पर्य क्या है? टेबल बनाते चलना है। 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि 100 में से 20 की बात हो रही है ना, 100 में से 20 की बात हो रही है, और यहां पे मैं लिख दूंगा कि 1/5 की बात हो रही है, और या फिर मैं लिख दूंगा कि 0.20 की बात हो रही है। सारी बातें एक है, सारी बातें एक है, इन सारी बातों का एक ही मतलब है, ठीक। अब मैं लिख देता हूं कि 50% का मतलब क्या है। यदि आपको लिखना हो कि 50% का मतलब क्या है, आप बोलोगे गुरुजी 50/100 हो जाएगा, है ना, और यानी कि 1/2 हो जाएगा, या फिर मैं बोलूंगा कि 0.5 हो जाएगा। बातें तो सारी एक हैं, बातें तो सारी एक जैसी ही हैं, बातें तो सारी एक जैसी ही हैं। इसी तरीके से मैं आपसे बोल दूं कि 80% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 80% का मतलब हो जाएगा 80/100, और इस तरीके से मैं लिख दूंगा कि सर इसका मतलब हो जाएगा 4/5, है ना, 4/5,
और इसका मतलब हो जाएगा 0.80, यही मतलब हो जाएगा। और यदि मैं लिख दूं कि 100% का मतलब गुरुजी क्या होगा, तो 100% का मतलब 100/100 हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा, यानी 1 = 1, इस तरीके से यह हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा कंप्लीट 100%, यानी पूरा का पूरा, पूर्ण रूप से 100% की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी यहां पे बात हो गई। ग्रेट, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलो, इतनी बात हमने ये लिखी, आपने ये चार्ट बना लेना है। ये चार्ट क्या कर लेना है, अपने यहां पे बना लेना है अपनी नोटबुक में। इसके आगे भी एक और बात लिख लो, चलो आगे लिख लो। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 1/7 का मतलब क्या है, या फिर मैं बोलूं 1/7% का मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि 100 में से हम पर 100 पर 107 की बात कर रहे हैं, 107 की बात कर रहे हैं, प्रति 100 107 की बात कर रहे हैं। यदि मुझे इसे पॉइंट में लिखना होगा तो कैसे लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ये 1.07 1.07, याद रखना 1.7 नहीं 1.07। ठीक है, तो पॉइंट का बड़ा ध्यान देना है परसेंटेज में, वरना आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी हमारी बात यहां तक हो गई, यहां तक हमारी बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक नोट बना के लिखो पहले तो, कि जो एक होता है ना, 1 1 लिखो, 1 इज नॉट 1 इज नॉट अ फ्रैक्शन। लिखो, जो एक है वो भिन्न नहीं है। ठीक है, संख्या एक जो है वो क्या है, वो भिन्न नहीं है। लिख दो, संख्या जो एक है वो भिन्न नहीं है, वो फ्रैक्शन नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है। तो यदि मैं लिखूं, अब सुनना अच्छे से, मैं लिखूं 1 × 100% बराबर क्या होगा, 1 × 100% बराबर क्या होगा, या फिर मैं लिखूं 1 × 100, ऐसे लिख दो। मैं लिखता हूं 1 × 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100% के बराबर, यानी एक पूरा है, यानी वो 100% है, कंप्लीट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब सुनो, आगे सुनते चलना है, बट दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। अब मैं बोलूं कि 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 50%। अब मैं बोलूं 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 33.33%, यही लिख दोगे 33.33%। इसी तरीके से मैं लिख दूं कि 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25%। ये याद रखना है, 1/5 लिखा है, इसका मतलब सीधा है 20% की बात हो रही है। कहीं पे भी 1/5 की बात की जा रही है, इसका मतलब वो 20% है, किसी संख्या का 20% है। यदि आपसे कहीं पे बात की गई 1/6 की, 1/6 की यदि आपसे बात की गई, कहीं पे 1/6 की बात की गई, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना, कि वो 16.67 की बात कर रहा है, 16.67% की बात कर रहा है। ठीक है, लिखो, संख्या एक भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, नहीं है। थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना है साथ साथ में, ठीक है, सभी लोगों को। तो यहां पे 1/6 इंटू 100, तो 16.67%। अब मैं बोलूं कि 1/7 इंटू 100 इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लेंगे, और हमें ये सवाल पूछा जाएगा तो हमें याद रख लेना है। तो यदि कहीं पे 1/7% की बात हो रही, सॉरी 1/7, यदि आपसे कोई बोला जा रहा है कि मुझे इस रोटी का 1/7वां हिस्सा दे दो, इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है कि उस रोटी का 14.28% दे दो। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है।
इसी तरीके से यदि आपसे कोई बोले कि 1/8 हिस्सा दे दो किसी प्रॉपर्टी का, इसका मतलब है कि वो 12.5% हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इसका मतलब वो 12.5% की हिस्सेदारी की बात कर रहा है। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि 1/9 हिस्सा दे दो, इसका मतलब यह है कि वो आपसे 11.11% की बात कर रहा है। और यदि आपसे कोई बोल रहा है कि 10% की हिस्सेदारी दे दो, इसका मतलब क्या है, या फिर 1/10 हिस्सा दे दो, तो 1/10 हिस्सा का मतलब है कि आपसे वो 10% हिस्सेदारी मांग रहा है। 1/10 हिस्सा देने का मतलब क्या है कि वो 10% हिस्सेदारी आपसे मांग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए, तभी जाकर के हमें इसका फायदा मिलेगा, अदरवाइज तो दिक्कत है। ठीक है, सो ये सारी की सारी बातें हमें याद रखना है। इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी की सारी बातें हम कल यानी कि परसेंटेज वाली क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरीके से अब आपकी ये अनवरत, मतलब अनवरत तो नहीं, प्रीलिम के पहले पहले तक ये क्लास चलती रहेंगी, जिससे कि आपका कंप्लीट सी सेट, जिसमें मैथ और रीजनिंग और कम्युनिकेशन तीनों पोर्शन हम कराएंगे। तो तीनों के तीनों पोर्शन हम 15 अप्रैल से पहले कंप्लीट कर लेंगे। याद रखें, 15 मैक्सिमम 20 अप्रैल जाएगा, इससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।